Now we have to study one more colligative property, namely depression in freezing point, or we can say the depression of freezing point. आप दो में से कुछ भी वहां पर लिख सकते हो, बट डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो कमी या लोअरिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है कब? तो जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूटेड करते हैं कोई सॉल्वेंट में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा डाउन होता है, और इट डिपेंड्स कि आपने कितना सोल्यूटेड किया है। आप कम सोल्यूटेड करते हो नॉन वोलेटाइल वाला, तो डिप्रेशन भी थोड़ा कम होता है। अगर आपने ज्यादा सोल्यूटेड किया है तो डिप्रेशन भी थोड़ा ज्यादा होता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये देखा गया कि भाई ऐसे लिक्विड्स कि जिसका वेपर प्रेशर कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिक्विड्स। मान लीजिए कि इसमें हमने पेट्रोल भरा है और यहां पर हमने वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का मेजर किया है। वाटर की रिस्पेक्ट में पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, आप लोगों को पता है। जो वोलेटाइल ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा भाई? तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर। खास याद रखिए, तो जिसका वेपर प्रेशर कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट जनरली कम होता है। मतलब वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब टेम्परेचर उसका हायर होता है, ये हमें याद रखना है। हायर टेम्परेचर पर वो फ्रीज होता है, और अगर वेपर प्रेशर कम तो वो लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। अब इतना चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, बराबर है? कल हमने इंट्रोडक्शन में सिर्फ डेफिनेशन ली थी फ्रीजिंग पॉइंट की, वो मुझे जरा याद करवा दीजिए, बाद में राउल्ट्स लॉ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे हमने कहा था? जब उस लिक्विड और उसका सॉलिड फेज डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता। हाँ, व्हेन सॉलिड in its own liquid phase are in dynamic equilibrium of each other at that temperature, or this type temperature is known as its freezing point, or the temperature at which solid and its own liquid phase are in equilibrium with each other, then that temperature is known as its फ्रीजिंग पॉइंट। उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, खास याद रखिए। और जो आगे वाले एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर से हमने क्या पढ़ा? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। ये हमें याद रखना है। क्लियर? अब हम राउल्ट्स लॉ को याद करते हैं। राउल्ट्स लॉ में हमने प्रैक्टिकल ये देखा था कि इफ वी स्टडी द प्योर सॉल्वेंट्स एंड its solution when we added the non volatile solute, then what can we see? तब हमने ये देखा था कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, और जो एडेड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तब का वेपर प्रेशर देखो तो वो डिक्रीज हुआ होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसा हमने देखा था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन आप बनाते हो तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, मतलब लोअर होगा। लोअर मतलब डिप्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट देन इट शोज डिप्रेशन इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? तो लोअर होता है, या डिप्रेशन तब देखा जाता है। हम ये कहते हैं, हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट लिया था ना आगे, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ली थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी है, याद रखिए आप, रिवर्स है। वहां पर हमने एलिवेशन लिया था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? डिप्रेशन ले रहे हैं। वहां पर हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया? फ्रीजिंग पॉइंट लिया है। वहां पर हमने ग्राफ लिया था, यहाँ पर भी हम ग्राफ लेंगे। वो ग्राफ वहां पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस था, याद रखिए यहाँ। ओके, तो हम यहाँ पर भी एक ग्राफ लेने वाले हैं, और ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। अब याद कीजिए, जब हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया ना तब हमने क्या चीज कही थी कि
प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, मतलब एलिवेशन तब दिखाया था। यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो जनरली वोलेटिलिटी बढ़ती है, मतलब सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ना, तो दो फेजेस वहां पर होते हैं, आपको पता है। एक तो लिक्विड फॉर्म होता है और दूसरा उसका सॉलिड फॉर्म होता है। तो जब आप लिक्विड फॉर्म में है सोलवेंट, तब का उसका डेटा देखो, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, राउल्ट के लॉ में हमने पढ़ा है, बराबर है। बट उसका जो फ्रोजन पार्ट है, फ्रोजन मतलब जब वो सॉलिड बन गया तब का पार्ट है, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो वो ये दोनों से थोड़ा अलग मिलता है। और दोनों को वो जहां जहां पर टच करता है, सॉल्यूशन वाला पार्ट और उसका सोलवेंट वाला पार्ट जो है, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो वहां पर, ये पॉइंट हमने दिखा है वो बॉइलिंग पॉइंट वाली बात है। अब हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सोलवेंट का फ्रीजिंग हमें मिलेगा। मतलब सोलवेंट जब फ्रोजन पार्ट है तो सोलवेंट का जो पार्ट है वो यहाँ पर मिलेगा, और सॉल्यूशन जहां पर टच हो रहा है वो ये वाला पार्ट है, तो वो जो फ्रीज होगा तो ये वाला पार्ट है। इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूशन का। और ये जो लाइन दिख रही है आपको आगे, वो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है, बट किसका, वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या डिनोट करते हैं, कोई मुझे कहेगा, सिर्फ टीएफ से या कोई अलग डिनोटेशन देते हैं उसे? TF1। हाँ, टीएफ डिग्री हम कहते हैं, वहां पर ऊपर डिनोटेशन क्या देते हैं, डिग्री देते हैं। तो टीएफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को हम जनरली ऊपर डिग्री से शो करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आगे पढ़ा पे वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट जो है उसका ज्यादा होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा है। और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड किया, उसका वेपर प्रेशर कम है। अगर आप यहाँ एक्सटेंड लाइन करके देखते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है, तो हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो चेंज है जिसे हम क्या नाम देंगे, डेल्टा टीएफ, वो कितना है, तो क्या लिखेंगे आप, हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर माइनस करेंगे, तो आप लिखोगे टीएफ स्टैंडर्ड माइनस टीएफ, बराबर। यहाँ पर ना दिखाते हुए हम यहाँ पर ऊपर स्टैंडर्ड दिखाएंगे, तो टीएफ स्टैंडर्ड माइनस क्या दिखाएंगे हम, टीएफ ऐसा दिखाएंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर खास कि जब आप डेल्टा टीबी पढ़ रहे थे कल, तो ये उससे उल्टा है बिल्कुल। डेल्टा टीबी में आपने क्या लिखा था, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड लिखा था। देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है और प्योर सॉल्वेंट का कम होता है, इसलिए हमने लिखा था टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड। और यहां पर आप देखिए डेल्टा टीएफ आपने जब लिया है, डेल्टा टीबी के बदले आपने जब डेल्टा टीएफ लिया है, तो यहाँ पर टीएफ स्टैंडर्ड पहले आया और टीएफ बाद में आया। तो जब आप लिखने बैठो, आंसर जब लिखे, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। एक में टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड आता है, दूसरे में टीएफ स्टैंडर्ड माइनस टीएफ आता है। मतलब एक में स्टैंडर्ड वाला जो है वैल्यू वो कम होता है, एक में स्टैंडर्ड वाला वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी की पूरी थियरी जो है वो लगभग लगभग सेम है। वही सीक्वेंस में आपको लिखना है कि वहां पर हमने क्या लिखा था, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहां पर भी वही लिखना है कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, छोटा एम हम नोट करते हैं वहां पर, बराबर है। और इट इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बराबर है। कल भी हमने यही लिखा था, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, एंड इन दिस थियरी आल्सो इट इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट रखेंगे इनटू एम। बट वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट था, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट है, तो वहां पर हम के बी लेते थे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
के एफ लिखेंगे, वो खासियत। वहां पर भी हमने 2 से 3 नाम लिए थे केबी के भाई। वहां पर हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा था, और एक और नाम था, क्या नाम था, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा हमने कहा। बराबर है। यहाँ पर भी ऐसे 3 नाम आपको लिखने हैं। एक तो आप लिख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपने कांस्टेंट दिया है। दूसरा, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, बट डिप्रेशन हो रहा है तो आप इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऐसा नाम भी दे सकते हो। और तीसरी बात जो अलग है, वहां पर हमने इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा था, यहां पर वर्ड दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम याद रखना। जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात आए तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और जब बात आए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तो केएफ को हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। यहां पर भी वही चीज लिखनी है जो आपने आगे वाली थियरी में लिखी थी कि वैल्यू ऑफ केएफ फॉर सॉल्वेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, ये थियरी के एंड में हम पढ़ेंगे भाई कि एफ कैसे ढूंढा जाता है और केबी की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। उसके लिए एक एक फॉर्मूला है जो रेयरली काम आता है, बट याद रखना है आप लोगों को कि केएफ और केबी कैसे ढूंढना। बराबर है। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला जो है वो हम रिप्लेस करेंगे एम की जगह, देन इट विल बी लाइक दैट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। और मोलालिटी जो है, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है भाई, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। W2 क्या है, गिवन वेट, 1000 तो कांस्टेंट है, M2 है वो मोलिकुलर वेट है सोल्यूट का, और W1 है वो क्या है, गिवन वेट है, मतलब कि टेकन वेट है किसका, सोलवेंट आपने कितने ग्राम लिया है वो ग्राम में। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो तो डेल्टा टीएफ का हो गया, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया। बट हमने ये देखा है कि ये सारी मेथड्स जो है वो हमें कहाँ पर काम में आती है, तो ये चीज हमें ये M2 कैलकुलेट करने में काम में आती है, ऐसा कल हमने कहा था। M2 मतलब मोलिकुलर वेट, सोल्यूट का जो अननोन सोल्यूट आपके पास है उसका आप मोलिकुलर वेट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो M2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ वहां पर आ जाएगा इंटू W1। तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए काम में आ सकता है। केएफ तो फिक्स है सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट आपने कितना डाला ग्राम में वो भी पता होगा। वन बाई हाँ, एम टू के लिए है ना, सॉरी, ये फॉर्मूला 1/m2 के लिए है ना। ना बच्चे M2 के लिए, 1/m2 के लिए नहीं, वो सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में 1/m2 आपने लिया था। यहाँ पर तो देखो M2 और डेल्टा टीएफ को सिर्फ इधर उधर करना है। बराबर, ये डिनोमिनेटर में है तो सामने जाएगा तो कहां पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर ही आएगा। और डेल्टा टीएफ यहाँ पर न्यूमरेटर में सामने जाएगा तो कहां पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये M2 के लिए ही है, 1/m2 के लिए नहीं है, वो याद रखना है। क्लियर। तो W2 आपको पता होगा कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है, वो ग्राम में लिखना है, 1000 की वैल्यू तो फिक्स है। डेल्टा टीएफ मतलब बिफोर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, और आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है उसका आप डिफरेंस ले लो तो डेल्टा टीएफ भी पता है। और सोल्वेंट आपने प्योर वाला कितना लिया था जब दोनों को मिक्स किया था, तो ये सारी वैल्यू आपको पता होती है तो आप अननोन सोल्यूट जो है उसका मोलिकुलर वेट इजीली कैलकुलेट कर पाते हो। बराबर है। एंड लास्ट थिंग, क्या लिखते थे हम थ्योरी में, याद करो, एक पॉइंट रह गया बॉइलिंग पॉइंट में जो आया था वो मैंने लिखने के लिए कहा था, क्या लिखना है लास्ट में, कल हमने यूनिट ऑफ के बी लिखा था, आज हम यूनिट ऑफ के एफ लिखेंगे। बराबर, जो पूछा जाता है क्या होगा यूनिट, कोई कहेगा मुझे के एफ का। केल्विन केजी पर मोल। हाँ, सेम ही रहेगा, जो आपने यूनिट के बी के लिए लिखा था वही के एफ का होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। बराबर है, क्योंकि हमने वहां पर लिया ही था डेल्टा टी एफ इज इक्वल, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू
मोलालिटी या के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ अपॉन मोलालिटी आप ले लीजिए, वही के एफ हो जाएगा। डेल्टा टी एफ मतलब टेम्परेचर, तो केल्विन में। मोलालिटी क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन किलोग्राम मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, पर मोल तो हमने इन्वर्स कर दिया। तो ये जो यूनिट है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, केबी के लिए भी वही है और केएफ के लिए भी वही। अब बात ये आती है कि भाई आपने कहा कि केबी और केएफ आपको दिए होंगे, बराबर, थियरी यहां पर खत्म हो जाती है। अब हमने जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाली थियरी ली और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाली थियरी ली, वो दोनों जगह पर हमने ये कहा केबी और केएफ की वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है और वो आपको न्यूमेरिकल्स में दी गई होगी, चिंता नहीं करनी है, बराबर है। बट वो लोगों ने कैसे गिनी होगी वो जो वैल्यूज है वो, तो उसका भी फॉर्मूला है कि केएफ मतलब क्या। तो केएफ का मतलब होता है आर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो सोलवेंट है तो हमने वन लिया, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोलवेंट का उसका स्क्वायर लिया जाता है, केल्विन में लेना है, खास याद रखिए, अपॉन 1000 इंटू, अब थर्मोडाइनेमिक आएगा, हीट ऑफ फ्यूजन लेना है आपको या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लेना है। इतनी चीजें आप रिलेट करते हो इस तरीके से एक दूसरे के साथ, तब जो वैल्यू मिलती है इट विल बी द वैल्यू ऑफ के एफ। फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, ये आर क्या है याद करिए, स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये आर जो है वो। एम वन, वन मतलब सोलवेंट है, कैपिटल एम का मतलब मोलिकुलर वेट है। तो सोलवेंट का मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि के एफ सोलवेंट के लिए होता है, इसलिए सोलवेंट, बराबर। टी एफ मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका जो है उसका स्क्वायर लेना है, 1000 तो यूनिक है। डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होना मतलब लिक्विड टू सॉलिड वाला जो कन्वर्जन है, वहां पर हीट का कितना चेंज होता है, एंथैल्पी का कितना चेंज होता है, वो है वो डेल्टा एच है। तो इतनी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोई भी सॉल्वेंट का के एफ इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरीके से के बी की वैल्यू क्या होती है, तो एक ही चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ फिक्स। एक यहाँ टी एफ है ना, वो हो जाएगा टी बी क्योंकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। और ये फ्यूजन वाली जो चीज है ना वो हो जाएगी वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड में से वेपर बनती है या गैस बनता है, इसलिए हम फ्यूजन के बदले वो एंथैल्पी चेंज जो है वो वेपोराइजेशन वाला कहेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा गैस कांस्टेंट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है वो के बी और के एफ के लिए, खास याद रखिएगा कि के एफ और के बी कैसे गिना जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस तरीके से गिना जा सकता है, बराबर है। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी हमें, बट हमें पता होना चाहिए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ के बी एंड के एफ विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूलाज। ये तीन प्रॉपर्टीज हुई जो हम पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जिसके थ्रू हम जो है वो मोलिकुलर वेट अननोन सोल्यूट का है वो इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सम सब के एक साथ लेंगे हम, बराबर है, ताकि फटाफट सम में आगे बढ़ सके। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये तीनों के बेस पर भी आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये एक स्पेसिफिक चीज है जिसके थ्रू आप मोलिकुलर वेट तो पढ़ ही सकते हो, बट डेली लाइफ में होने वाली कई सारी जो प्रोसेसेस है वो इसके साथ रिलेटेड है। और बायोलॉजी वालों को इसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि वो प्लांट किंगडम स्टडी कर रहे हो और ह्यूमन बॉडी की मैकेनिज्म भी स्टडी करने वाले हैं ट्वेल्थ में, जिसमें ये प्रोसेस आती है। और ये प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। और दूसरी एक चीज हमें साथ साथ में पढ़ लेनी है, ओस्मोटिक प्रेशर। और हम जो यूज करते हैं डेली लाइफ में वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, वो होती है रिवर्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का उल्टा, जिसे हम आर ओ कहते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, आर ओ, वाटर प्यूरिफायर। अब किसी से पूछेगा आर ओ क्या है तो पता नहीं होता, इट इज रिवर्स ओस्मोसिस। बट अगर रिवर्स ओस्मोसिस पढ़ना है तो आपको पहले ओस्मोसिस क्या है वो तो पता होना चाहिए, बराबर है। हमारे डेली लाइफ में कई सारे फिनोमिनन है जो हम देखते हैं, बट उसे अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करते, जिससे कि
अभी सीजन चल रहा है मैंगो का, तो आम रस मम्मी जब निकालती है घर पर, तो उससे पहले पानी से भरे हुए बड़े से बोल में वो आम को थोड़ी देर भिगो कर रखती है। कैन एनीवन से व्हाई शी डू सो? क्यों ऐसा करती है भाई? फ्रूट्स को पानी से धोकर यूज करना चाहिए, वो हमें पता है कि ऊपरा ऊपरी जो डर्ट है वो निकल जाए, या कोई हार्मफुल चीज है वो निकल जाए। बट पानी को भिगो कर रखना, इसके पीछे क्या रीजन है? आमरस निकालते समय वो पानी को, सॉरी, मैंगो को पानी में डीप करके रखती है। और दूसरा, पिकल्स जब बनाती है तब वो पानी के अंदर डीप करके रखती है, बट तब वो पानी में नमक डालती है, सोल्ट डालती है। वाई? अब ये दोनों में एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिनन हो गया। अगर किसी को पता है क्या होता है, भले ही क्या है इसके पीछे रीजन वो ना पता हो, बट होता क्या है वो पता है, तो आप बता सकते हो। सर सॉल्ट तो हाँ। इसलिए डालते होंगे बिकॉज जो मैंगोज के अंदर का जो थोड़ा बहुत वाटर होगा वो बाहर आ जाए, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है वाटर। हाँ, तो क्या बाहर क्या आएगा? आपने कहा जो अंदर है वो क्या बाहर आएगा? सर अंदर जो वाटर होगा या हाँ, उसको ड्राई बराबर। करने के लिए। सही है, वेरी गुड। सोल्ट इसलिए डालते हैं कि मैंगो के अंदर जो पानी का पार्ट है, वाटर जो है वो बाहर आ जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? बस ये रीजन जो है ना, ये प्रोसेस ऑस्मोसिस है। आपने जो कहा ना कि भाई बाहर पानी में सोल्ट इसलिए डालते हैं कि आम के अंदर जो पानी वाला पार्ट है वो पानी बाहर आ जाए। तो यहाँ क्या होगा जब हमने सोल्ट नहीं डाला है? तब क्या होगा, कोई कहेगा? यहाँ पर तो पानी सर बाहर आया बाहर वाला आम। पानी अंदर चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आपने नमक नहीं डाला है, वो वाले बीकर में बाहर वाला पानी अंदर चला जाएगा। अब सही वाला रीजन मुझे चाहिए, लॉजिक चाहिए इसके पीछे का कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ सोल्ट डालने से पूरा मैथमेटिक बिगड़ जाता है हमारा ये प्रोसेस का। यहाँ पर पानी जो है वो बाहर से अंदर जाता है, बराबर है, और यहाँ जो है वो पानी अंदर से बाहर आता है। वाई? रीजन उसका क्या है? दूसरी एक आप एग्जांपल लोगे ना, तो रात को पानी में आप ड्राई फ्रूट्स, वो जो ब्लैक ग्रेप होती है, वो डुबो कर रखते हो, ओवरनाइट रखते हो पूरी रात, तो क्या देखने को मिलता है कि सुबह को वो एकदम स्वेलो हो जाती है, मतलब फूल जाती है, उसके अंदर पानी चला गया होता है। अब देखना, ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। आप फ्लावर भी, ऐसे विल्टेड फ्लावर जो है, मुरझा गए ऐसे फ्लावर है, उसे पानी में डाल दो अगर, तो वो थोड़े रिवाइव हो जाते हैं, फिर से थोड़े अच्छे हो जाते हैं। क्यों? तो ये सब में एक कॉमन चीज है, और वो है मेम्ब्रेन, स्किनी लेयर। स्किन टाइप लेयर एक होता है सब में। देखो, आम में भी बाहर ही एक लेयर ऐसा है, स्किन जैसा। ये जो विल्टेड फ्लावर की बात की, फ्लावर में भी एक लेयर ऐसा होता है जो पोर्स होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बट ये मेम्ब्रेन्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप के मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसे कहना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट डज इट मीन भाई? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये ऐसे मेम्ब्रेन है कि जो एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को अपने आर पार निकलने देते हैं। हर एक पार्टिकल को अपने आर पार नहीं निकल देते। उसके अंदर पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि दे कैन अलाउ टू पास द सोलवेंट मोलिक्यूल्स, बट इट डू नॉट अलाउ द मोलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट टू पास। सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना, थोड़े बड़े होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोलवेंट। खास याद रखिए, ऐसे मेम्ब्रेन्स जो सोलवेंट को अपने आर पार निकलने देते हैं ड्यू टू इट्स पोर साइज, क्योंकि सोलवेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, और वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने आर पार नहीं निकलने देते, क्योंकि सोल्यूट जो है उसकी पार्टिकल साइज सोलवेंट की रिस्पेक्ट में बड़ी होती है, तो वो ये छोटे पोर्स में से निकल सकते नहीं है। अब हुआ क्या, ये यहां पर देखिए कि आपने जो आम रखा उसमें भी पानी है और बाहर भी पानी है, और दोनों के बीच में
एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो आम की बाहरी स्किन है। अब ऑलवेज जहां पर ज्यादा सोलवेंट होता है ना वहां से कम सोलवेंट की ओर माइग्रेशन होता है, खास याद रखिए। तो बाहर प्योर वाटर था, अंदर जो वाटर था ना उसकी अमाउंट क्या थी, कम थी। तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, हायर अमाउंट सोलवेंट टू लोअर अमाउंट सोलवेंट, बराबर है, उस तरीके से माइग्रेशन होगा। बट यहां पर आपने सोल्ट डाला, मतलब बाहर भी कोई टाइप का सॉल्यूशन है और अंदर जो है वहां पर भी सॉल्यूशन है। अब बात आई दोनों सॉल्यूशन है वैसी, बट सोल्ट आपने ज्यादा डाला, मतलब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर सोल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो होगा क्या, अंदर का पानी जो है वो बाहर आएगा। माइग्रेशन सिर्फ सोलवेंट का होता है, खास याद रखिएगा। इसलिए जो आम के अंदर पानी है वो बाहर आना शुरू होगा और ये श्रिंकिंग शुरू होगा, आम जो है वो सिकुड़ना शुरू होगा। तो जो पिकल के अंदर आम होते हैं ना वो थोड़े सिकुड़न वाले होते हैं, देखिए थोड़े हार्ड हो गए ऐसे होते हैं। भाई सिंपल आम जो है जिसे आपने पानी में डीप करके रखा है, जब आम रस निकालने की बात आती है वो थोड़े स्वेलो हो जाएंगे, मतलब थोड़े हट्टे कट्टे हो जाएंगे पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके। और ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर देयर, नेचुरल एंड सेकेंड वन आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में क्या क्या आता है, तो ये फ्लावर की स्किन आती है, एनिमल की ब्लेडर आती है, पिग्स ब्लेडर जो है वो उसके ब्लेडर का जो बाहरी लेयर है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। सेल्यूलोज जो है, बराबर है, ये सारे जो मेम्ब्रेन लेयर्स है वो काम करते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, बराबर। हमारी स्किन भी है वो भी इसमें आ जाती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। वाइल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करो तो सेलोफेन पेपर उसमें आता है, एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर है कि जो सोलवेंट मोलिक्यूल को अलाउ करता है पास होने के लिए, सोल्यूट मोलिक्यूल्स को नहीं। और क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड आता है, बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में ये आता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, बराबर है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, आगे हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर आएगा तब। बट कॉपर का आयरन के साथ और साइनाइड वाले आयन के साथ एक जो मिली जुली ग्रुपिंग है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का जो एक नेचर है, वो उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी जो है वो देता है, वो है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, बराबर है। तो Cu2FeCN6 उसका फॉर्मूला है। बट ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बहुत बहुत अच्छा, ज्यादा एक्यूरेसी वाला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसा हम कह सकते हैं। और ये प्रोसेस को अगर आपको डीप में समझना है, साथ साथ में हम ओस्मोटिक प्रेशर भी समझ लेंगे कि ओस्मोसिस क्या है और ओस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो आपको दो बीकर ड्रॉ करने हैं, और दोनों को जोड़ देना है कॉमन पाइप से। तो कॉमन पाइप के बीच में आपको रखना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक में आपको प्योर सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट भरना है और एक में आपको सॉल्यूशन भरना है। अमाउंट दोनों की सेम। अब होगा क्या, देखो सोलवेंट को ही पास होने देता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, किसको पास होने देता है, सोलवेंट को। सोल्यूट को वो पास नहीं होने देता है। जब आपने दोनों की अमाउंट सेम ली है, खास याद रखना, तब मोलिक्यूल्स जो है सोलवेंट के, क्योंकि पास तो सिर्फ सोलवेंट हो सकता है, सोल्यूट तो पास होने वाला नहीं है, तो सोलवेंट किस तरफ से किस तरफ जाएगा, बीकर नंबर 2 में से 1 में जाएगा या 1 में से 2 में जाएगा, कोई कहेगा। 1 में से 2 में से। देखो रीजन देना पड़ेगा आप मुझे, एक आंसर आया 1 में से 2 में, और दूसरा तो एक ही आंसर हो सकता है 2 में से 1 में, बट रीजन मुझे दीजिए क्यों। मैंने आगे कुछ समझाया आपको, वो आपको दिमाग में रखना है।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट हाँ, पार्टिकल्स पास नहीं होंगे परमेबल मेम्ब्रेन में और सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व है सॉल्वेंट तो हो जाएगा। नहीं, हम ये कहना चाहते, देखिए आपने खुद ने कहा सोल्यूट पार्टिकल तो पास नहीं हो सकते, तो आई एग्री, बट सोलवेंट तो हो सकते ना। अब सोलवेंट इधर भी है, सोलवेंट इधर भी है, बट यहां पर प्योर सोलवेंट है, मतलब ज्यादा अमाउंट में सोलवेंट है। यहां पर भी सोलवेंट है, बट ये अमाउंट की रिस्पेक्ट में ये सोलवेंट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी ना। क्यों? इतने वॉल्यूम में सोल्यूट सोलवेंट दोनों है, यहां पर सिर्फ सोलवेंट है। और माइग्रेशन ऑलवेज कहां से कहां होता है कोई चीज का, हायर टू कम लोअर। से ज्यादा। हायर टू लोअर। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ ज्यादा सोलवेंट है उस तरफ से कम सोलवेंट वाली जो मैकेनिज्म है उस तरफ माइग्रेशन होगा। अब यहां पर है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक में इस तरीके से वर्ड दिए गए होते हैं कि ऑलवेज सोलवेंट माइग्रेट्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखो, अब आप कंफ्यूज कि अभी अभी तो सर ने कहा कि ज्यादा से कम की ओर जाता है, और अब वो लिख रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बट यहां पर हमने रिस्पेक्ट लिया है सॉल्यूशन, खास याद रखिए। मैं जब पूछ रहा था आपको तब मैंने रिस्पेक्ट किसके लिए, सोलवेंट के लिए। मतलब सोलवेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम है, उस तरफ माइग्रेशन होगा, हमने ये कहा, खास याद रखिएगा। बट यहां पर हम जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। और जब आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखते हो ना, मतलब सोल्यूट कितना है वो मेजर होता है। अब देखो, सोलवेंट जिसमें ज्यादा है उसमें सोल्यूट क्या होगा, लेस होगा ना। जिसमें सोलवेंट ज्यादा है उसमें सोल्यूट क्या होगा, लेस होगा। और जिसमें सोलवेंट कम है उसमें विथ रिस्पेक्ट टू ये चीज सोल्यूट क्या होगा, मतलब ये उल्टा हो गया। तो यहां पर लिखने की जो मैनर है वो भी उल्टी हो जाएगी, कि आप सोलवेंट की बात करो तब माइग्रेशन होता है हायर अमाउंट टू लोअर लोअर अमाउंट व्हेन वी हैव यूज्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज इट अलाउज ओनली द सोलवेंट molecules to pass out. But when we have taken solution, or we have taken respect of solution, then we should write that the solvent molecule migrates from lower concentration of solution to higher solution, क्योंकि आपने ही कहा राइट टू लेफ्ट जाएगा। अब आप देखो, इसमें सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, इसमें सोल्यूट है ही नहीं, मतलब कि कम है। तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये हायर कंसंट्रेशन हुआ। और इसमें सोल्यूट है ही नहीं तो ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ सोल्यूट का या सोल्यूशन का। और माइग्रेशन कहां से कहां हुआ, देखो तो आपने बोला था सोलवेंट का माइग्रेशन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो खास याद रखिए कि आप लोअर टू हायर लिख सकते हो जब आप वर्ड सॉल्यूशन यूज करते हो ओस्मोसिस में, तब बराबर है। वरना जनरली कन्वर्जन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है, बट तब आपको सॉल्वेंट वहां पर वर्ड लिखना होगा। क्लियर? ये बात हुई ओस्मोसिस की। बट अब हम सीखने जा रहे हैं साथ में ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। और बाद में तू इसका जो फॉर्मूला है वो हम लेंगे कि किस तरीके से हम ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बट ये है ओस्मोसिस। अब देखिए, सोलवेंट इधर से इधर जाएगा, कब तक जाएगा, जब दोनों तरफ सोलवेंट की अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और इसे आप एक अच्छा नाम देते हो, इक्वल हो जाए या दोनों तरफ वैल्यू सेम हो जाए, स्पीड सेम हो जाए। इक्विलिब्रियम। हाँ, मतलब solvent molecules migrates towards solution till then when it acquires equilibrium। वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तब तक माइग्रेट होते रहते हैं। बट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए उससे पहले अगर आपको ओस्मोसिस को रोकना है तो क्या करोगे, कोई लॉजिक है आपके पास? ये फ्लो इधर से इधर है, राइट टू लेफ्ट है, अगर आपको फ्लो को रोकना है तो आप क्या करोगे, कोई कह सकता है क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ा देंगे। एक रास्ता ये है, बट तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा अगर आप सॉल्वेंट बढ़ा देंगे तो।
कंसंट्रेशन चेंज नहीं करना है, वैसे ही कोई दूसरे फैक्टर से आपके घर में कोई घुस रहा है तो आप उसे कैसे रोकोगे? नहीं घुसने देंगे, सिंपल सा स्टॉप लॉजिक। माल लगा देंगे। पहले तो हम दरवाजा बंद कर देंगे, बराबर है, एक रास्ता ये है। फिर भी वो मान लीजिए दरवाजा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? उसे धक्का मारोगे। ये दूसरा ऑप्शन है। धक्का मारना मतलब उसका ओपोज करना, एक ऑपोजिटिव फोर्स देना। तो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बंद तो कर नहीं सकते हो, दरवाजा तो है नहीं, या तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बराबर है। बट इसे रोकना है हमें, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। तो क्या करोगे? जिस तरफ सॉल्यूशन है उस तरफ आप प्रेशर अप्लाई। अब पहले क्या था, खास ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल था। दोनों तरफ प्रेशर इक्वल था क्योंकि ओपन एयर थी, ओपन एटमोस्फियर था, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर था। अब आपको ये माइग्रेशन रोकना है, तो जिस तरफ माइग्रेशन होता है ना उसके ऑपोजिट साइड से फोर्स लगाओ, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर दो, तो वो ये फिनोमिनन जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, उसे नाम दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। खास याद रखिए। डेफिनेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो आप वहां पर लिख सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अप्लाइड एक्स्ट्रा प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर आपने अप्लाई की है एक्स्ट्रा, उसे हम क्या नाम देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इट इज ऑलवेज ऑन द साइड हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरफ सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है उस तरफ ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर है। और वो उतना ही लगाना है आपको कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, बराबर है। खास याद रखिए, ऑस्मोसिस स्टॉप होने के लिए जरूरी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है, जो आपने सॉल्यूशन के साइड अप्लाई की है, उसे हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो पाई से डिनोट, उसका सिंबल क्या है? पाई है। और ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि आगे वाली जो चीजें ली ना उसमें मोलालिटी रिलेटेड थी, यहां पर मोलालिटी नहीं। एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है? तो मोलारिटी। आगे वाले दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलालिटी आई थी, यहां पर मोलारिटी है। और प्रोपोर्शनलिटी अगर निकालते हो तो हर बार कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। ये मोलालिटी जो है ना, उसे हम कंसंट्रेशन मतलब सी भी कह सकते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, कंसंट्रेशन, बराबर है। और कंसंट्रेशन मोलालिटी वाला है, वो याद रखना। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी निकालते तो कांस्टेंट ऑलवेज मिलता है हमें गैस कांस्टेंट, और तब जो टेम्परेचर है जब आप वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हो, वो दोनों के मल्टीप्लीकेशन। हर बार कांस्टेंट कितना मिलता है? आर इंटू टी जितना। तो एक फॉर्मूला ये याद रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। सी किस में लेना है? मोलारिटी। और मोलारिटी मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल मतलब एन, और लीटर का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, कितने लीटर आपने लिया है। तो C इज इक्वल टू एन बाई वी आप ले सकते। अब मोल का मतलब भी क्या है? तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, बाकी की चीजें तो वैसे ही रहेगी। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया, पाई इज इक्वल टू WRT बाई एन। ये एम किसका है? तो सोल्यूट का। सोल्यूट का है तो 2 लिखोगे। तो अगर आप सोल्यूट का मास डिटरमाइन करना चाहो तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? WRT अपॉन पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से भी आप अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट जो है वो पता लगा सकते हो, बराबर है। अभी भी